नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र यानी प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में जायसीकृत पद्मावत के अंतर्गत जो आपके 3 सर्ग निर्धारित हैं, नागमती वियोग खंड, नक्षिक वर्णन और 12 मासा, ये 3 खंड आपके उसमें निर्धारित हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम पद्मावत के नागमती वियोग खंड के प्रारंभिक पंक्तियों और प्रारंभिक पद पर उससे संदर्भित व्याख्या पर बात रखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जायसी के पद्मावत में नागमती वियोग खंड। आप सभी जायसी के पद्मावत के कथा प्रसंग से यानी उसके कथानक से हम जानते हैं कि जायसी का पद्मावत एक सर्वश्रेष्ठ अवधी भाषा में लिखा हुआ प्रेमार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी द्वारा लिखा गया प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। और इसकी कथा से आप भली भांति परिचित भी हैं कि चित्तौड़ के राजा रत्नसेन जब हीरामन तोते से पद्मावती के अलौकिक और दिव्य अद्भुत सौंदर्य की चर्चा सुनते हैं तो उनके मन में उसे पाने की लालसा, इच्छा और जिज्ञासा जागृत हो जाती है और वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह स्थिति प्रेमानुराग की स्थिति है। तो उनके प्रति गुण श्रवण से प्रेमानुराग उत्पन्न होने के बाद रत्नसेन सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उसी से संदर्भित ये व्याख्या है नागमती के वियोग वर्णन से संबंधित। यह हिंदू लोक कथा पर आधारित काव्य है। फारसी की मसनवी शैली में रचित यह प्रबंध काव्य ठेठ अवधी में लिखा गया है और अवधी के कर्णप्रिय माधुर्य का रस उसमें घुला हुआ मिलता है। जैसे कि तुलसी का रामचरितमानस भी हिंदुओं के घर घर में पाया जाता है और उसके प्रति एक अलग ही आस्था है। और यहाँ जायसी का ये प्रेमाख्यान परंपरा पर आधारित प्रबंध काव्य जायसी का पद्मावत। विशिष्ट बात है कि जायसी मुस्लिम थे, लेकिन वो यहाँ के लोक जीवन और रीति रिवाजों से बड़ी ही गहराई से परिचित हैं और उन काव्य का अंग बना करके इसी कारण से हिंदू मानस भी उससे बहुत गहराई से जुड़ जाता है। नागमती का 12 मासा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है और उनके विरह वर्णन में विविध उन्होंने जो 12 मासा का वर्णन किया है, विविध महीनों की विशेषताओं के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने नागमती की विरह वेदना के मर्म का बहुत ही कुशलता से, बहुत ही पकड़ के साथ में उन्होंने चित्रण किया है। तो हम उन पंक्तियों पर नज़र डालते हैं जिनकी व्याख्या आज हम यहाँ करने वाले हैं। नागमती वियोग खंड का पहला ही पद है जो दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ है। नागमती चित उर पथ हेरा, पियु जो गए पुनि कीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेहि मोई मोर पियु मोसो हरा। सुआ काल होई लेगा पियु, पियु नहीं जात, जात भर जियु। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा। करन पास लीनेहु के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी,
कठिन विछोह जियहि कीमी गोपी। और अब इसका दोहा है। सारस जोरी कौन हरी मारी व्याधा लीन। झुरी झुरी पिंजर हो भई विरह काल मोहि दीन। कितनी मार्मिक और कितनी भाव से परिपूर्ण ये पंक्तियां हैं। इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं इस पद में। यानी दोहा चौपाई में के इस प्रारंभिक नागमती की पीड़ा से संबंधित इस सर्ग के प्रारंभिक पद में नागमती के विरहाकुल हृदय की व्यथा का गहन अनुभूति से पूर्ण मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ नागमती को पूरी तरह से भारतीय आदर्श नारी के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। नागमती का पति रत्नसेन जो सिंघल द्वीप चला गया है, बहुत समय व्यतीत होने के बाद भी, नागमती की प्रतीक्षा करते रहने के बाद भी वह अभी तक लौटकर नहीं आया है। इसलिए नागमती का मन न राजसी सुख में न श्रृंगार में कहीं भी नहीं लगता और वह अधूरे मन से जीवन व्यतीत कर रही है, समय की प्रतीक्षा कर रही है कि कब उसका पति रत्नसेन उसके जीवन में वापस आए। एक रानी होने के नाते उसे ये भी चिंता है कि राजा का इस प्रकार सभी जनता को, प्रजा को, सबके हितों को उपेक्षित करके चले जाना, ये भी अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है। तो नागमती निरंतर हर संभावित वह मार्ग जो चित्तौड़ की तरफ आता है, चित्तौड़ पथ, चित्तौड़ की ओर आने वाले हर मार्ग को बड़ी ही उम्मीद और प्रतीक्षा से रोज निहारती है कि कब उसके पति कौन से मार्ग से वापस आ जाएं। और सोचती है कि मेरे प्रिय, मेरे पति रत्नसेन, ऐसा क्या उन्हें आवश्यक कार्य पड़ा कि एक बार जा कर के उन्होंने वापस चित्तौड़ का रास्ता नहीं देखा, ना ही अपना कुशल क्षेम संदेश से भिजवाया, ना ही यहाँ के लोगों की सुध ली। तो वह इस प्रकार से अपने मन में भी तरह तरह की आशंकाएं भी उसके मन में उत्पन्न होती हैं, जिनका संवाद वह किसी और से नहीं कर पाती है। तो अपने ही हृदय में चित्त उर अपने हृदय की ओर मुड़ करके सोचती है कि उनके ना आने का क्या कारण रहा होगा। नागर काहू नारी बस परा, और शंकित मन हर तरह की बात सोचता है। तो यहाँ नागमती भी ये सोच रही है कि हो सकता है मेरे रत्नसेन को, मेरे पति को किसी चतुर नारी ने अपने वश में कर लिया हो। वो ये जानती है कि कोई ऐसी सौंदर्य वाली स्त्रियां जिनका जो किसी भी पुरुष को बहुत आसानी से अपने वश में या अपने आकर्षण में फंसा लेती हैं, तो हो सकता है किसी चतुर नारी ने उन्हें अपने मोह में बांधकर और उनके विवेक को एक तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है। तभी तो इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उन्होंने चित्तौड़ की ओर का रुख नहीं किया। तो यहाँ एक आदर्श भारतीय नारी का अपने पति पर इतना अटूट विश्वास है, लेकिन वह उसको दोषी मानती नहीं है। वो ये मानती है कि इस सब के लिए कोई और ही कारण रहा होगा। तेई मोर प्यू मोसो हरा, और इसमें मेरे पति का क्या दोष रहा होगा। वो स्त्री ही इस सब बात के लिए, पति के द्वारा की गई उपेक्षा के लिए, राजकार्यों को भुला देने के लिए वह स्त्री ही कोई जिम्मेदार रही होगी। उसी ने मेरे प्रिय को मुझसे हरण कर लिया है। और फिर उस प्रसंग का स्मरण करती है जिसमें एक तोते ने आकर के रत्नसेन को पद्मावती के दिव्य अनुपम अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया, जिसके बाद से रत्नसेन अपनी सुध बुध भुलाकर, अपने दायित्व भुलाकर सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान कर गया। तो यहाँ वह उस तोते को भी दोषी मानती है कि वह तोता यहाँ क्या आया, मानो वही मेरे लिए मृत्यु का पर्याय बन के आ गया, उसी ने मेरे प्राणों को मुझसे छीन लिया। रत्नसेन नागमती के प्राणों का आधार हैं। पियू नहीं जात जात बर जियो।
और आगे नागमती कहती है कि मेरे प्रिय का जाना तो मेरे लिए प्राण घातक है, इससे अच्छा होता कि मेरे प्राण ही मुझसे चले जाते। भयो नारायण बावन करा। और यहाँ अब नागमती तरह तरह की बातें, पीछे की बताई हुई बातें भी, कि कब कब किसने किसको धोखे से छला है, वो सब बातें उसको ध्यान आती है। विभिन्न दृष्टांत उसकी स्मृतियों में उभर आते हैं। भयो नारायण बावन करा कि ऐसा ही एक प्रसंग था जिसमें स्वयं नारायण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से भीख में सारी जमीन उसकी, या सारा उसकी भूमि जो भी थी जिसका वो अधिकारी था राजा, 3 पगों में नाप कर और उसको पूरी तरह से छल लिया था। और एक उदाहरण हो तो बात है, और भी बहुत से उदाहरण यहाँ पर नागमती को स्मरण हो आते हैं। कर्ण पास लीनेहु के छंदु। और कहती है कि पांडवों को छल से जिताने के लिए, कृष्ण की पक्षधरता को निभाने के लिए स्वयं भगवान इंद्र वहाँ पर विप्र का रूप धरकर आए और आकर्षक झिलमिलाते रूप से कर्ण को अपने विश्वास में लेकर के उससे उसके कवच और कुंडल, जिनके कारण वह अजेय योद्धा था, जो किसी के द्वारा भी मारा नहीं जा सकता था, वो उसने छल से हासिल कर लिए। मानत भोग गोपीचंद भोगी। इसी प्रकार से राजा गोपीचंद को, जिसके पास अथाह सुख संपत्ति वैभव विलास था, आनंद से जीवन व्यतीत करते हुए जलंधर ने भी इसी प्रकार का धोखा और छल करते हुए उनको लेकर वहाँ से चला गया था और उनसे सब कुछ छीन लिया था। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी। औरों की क्या बात करें, स्वयं कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ और उसके धोखे का जो शिकार हुई थी वो ब्रज की भोली भाली प्रेम में डूबी हुई गोपियाँ हुई, क्योंकि अक्रूर आकर के कृष्ण को अपनी बातों से उलझाकर और उन्हें मथुरा में एक बड़े कार्य के लिए प्रेरित करके गोपियों से दूर करके ले गए और कृष्ण आजीवन फिर कभी ब्रज में नहीं आए। गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा ही करती रहीं और उनके वियोग में तड़फड़ाती रहीं। उनके लिए जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया था, लेकिन ऐसा ही धोखा गोपियों को भी अक्रूर दे करके गए थे। झूठ, छल और फरेब का मार्ग अपना करके ऐसे ही कृष्ण को वो लेकर के अलोपी यानी लुप्त हो गए, कभी फिर दिखाई नहीं दिए। अब आगे के दोहे में जो बात कवि जायसी कहना चाहते हैं वो देखिए कितनी सुंदर बात है। यहाँ नागमती अपनी और रत्नसेन की इस युगल जोड़ी को सारस की जोड़ी का रूपक देती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सारस पक्षी के जोड़े के समान थे, जो एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे के सानिध्य के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहता। न जाने विधाता ने किसको व्याध बनाकर, शिकारी बना करके उस निमित्त से हम दोनों के साथ को एक दूसरे से अलग कर दिया। कौन है ऐसा जिसने सारस की इस जोड़ी को तोड़ दिया। झूरी झूरी पिंजर हो भई। और अपने इस दशा को बखानते हुए नागमती कहती है कि मैं अपने पति की प्रतीक्षा करते करते, जलते जलते मैं मात्र पिंजर रह गई हूँ, हड्डियों का कंकाल और ढांचा रह गई हूँ। एक प्रकार से उस व्याध ने, जो भी हम दोनों को अलग करने का कारण है, उसने तो मुझे यह विरह क्या दिया, बल्कि मेरे लिए मृत्यु ही बन कर के मानो वो आ गया। और नागमती कहती है कि ऐसी दशा में मेरा जीवित रहना बहुत ही असंभव कार्य है। मैं अपने प्रिय रत्नसेन के बिना अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करूंगी, यह चिंता उसको सताती है।
और इस प्रकार नागमती के जीवन में विभिन्न बदलती हुई ऋतुओं के समान यह विरह और यह वियोग का समय लंबा होता चला जाता है, लंबा होता चला जाता है। 12 मासा में प्रकृति के 12 मास की संवेदनशीलता के साथ उन्होंने उनके विरह का वर्णन किया है। नागमती अपने पति की स्मृति के सहारे अपने पति के प्रत्यागमन की आशा में समय व्यतीत करती है। उसे महल के वैभव और विलास, साज सज्जा, श्रृंगार, इन सब से विरक्ति और विकर्षण हो रहा है और वह कहती है, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो और गर्व, कंत प्यारा बाहरे, हम सुख भूली सर्व। हमारे लिए कहीं दुनिया में कहीं कोई सुख नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अवधी भाषा की इतनी सुंदर रूप के साथ, इतनी माधुर्य के साथ में यहाँ जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन किया है। शिल्प की दृष्टि से देखें तो एक एक शब्द का चयन बहुत ही सुंदर है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास, दृष्टांत, विभिन्न दृष्टांतों से ये बात समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। रूपक भी है, श्लेष अलंकार भी है और इस प्रकार से यहाँ पर नागमती के वियोग वर्णन का प्रारंभ कवि ने किया है। आगे के पदों में उनका यह विरह 12 मासा के रूप में चित्रित है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, धन्यवाद।